हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और किस पोस्ट का कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट होने वाला है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का, जो आपके एम्स के अंदर हुआ था। और ये जो पेपर है ये आपके एम्स पटना का था। ठीक है, ये पेपर आपका हुआ कब था? ये इसका पेपर आपको होना था 2-3 सितंबर 2023 को। ठीक है, आप यहाँ पे टेस्ट का डेट देख सकते हो 2/9/2023। कहाँ पे हुआ था तो मैं आपको बता दूँ, ये एम्स पटना के अंदर हुआ था। एम्स पटना के अंदर इसका पेपर हुआ था। अब क्योंकि आने वाले आपके जो एम्स सीआरई होने वाला है, एम्स सीआरई 2023 जो अभी होने वाला है, जिसका पेपर अभी फिलअप हो रहा है, 1 तारीख तक उसका डेट बचा है। तो जो लोग भी इस पोस्ट के लिए फ़िलअप करना चाहते हैं, एक बार वो पेपर देख लेंगे, जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि पिछले पेपर में मतलब पटना के पेपर में क्या पूछा गया था। ठीक है, और उसी हिसाब से वो आगे उस बेसिस पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ एक्सटर्नल नहीं पूछा गया था, वो आप अभी वीडियो देख लोगे पूरा का पूरा थॉरोली। मैं आपको एक बार पूरे क्वेश्चंस दिखा दूंगा और आप उस बेसिस पे खुद का प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरी बात, जिन लोग का भी पेपर एलडीसी है, यूडीसी है, डीईओ है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, या इस टाइप के पेपर हैं, वो लगभग इसी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं जैसा पेपर इनका आता है। ठीक है, लगभग उसी को, कि इस बार भी सीआरई वाले सेक्शन में भी इन सब को एक साथ ही एक ही पार्ट में रखा गया है, एलडीसी वाला, यूडीसी वाला और जेएए वाला। ठीक है, यूडीसी तो खैर हटाई दो, यूडीसी वहाँ पे नहीं था, एलडीसी था सिर्फ, तो यूडीसी को हम काट देते हैं। हालांकि इसका भी बिल्कुल सेम होता है, सेम प्रोसेस होता है एलडीसी की तरह ही, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। तो ये हो गया आपका। और बाकी जो बात रह गई वो हम लोग करेंगे इस पेपर के दौरान, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और एंड में सबसे बड़ी बात टाइपिंग को लेके है। जिन लोग को भी ये कन्फ्यूज़न है अभी तक कि भाई टाइपिंग अलग में होती है, सेम डे होती है, कैसे होता है, डोमेन पेपर जो होगा वो सेम होता है नहीं होता, तो वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने नहीं जाऊँगा। इस वीडियो में क्या आपके स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रहा हूँ, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, टाइपिंग आपका जो एम्स लेती है, इसमें जो हुआ था, इस पेपर में जो हुआ था, वो टाइपिंग जस्ट एग्ज़ाम के बाद ले लिया गया था। तुरंत बाद आपको एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद एक डेमो टाइपिंग का टाइम मिलता है 10 मिनट का, उसके 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपका टाइपिंग ले लिया जाता है। अगर आप रिटन में क्वालिफाई करते हो तब आपके टाइपिंग को चेक किया जाता है, अदरवाइज़ रिटन ही फेल हो गया तो टाइपिंग को चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। हालांकि ये हुआ था आपके एम्स पटना के अंदर, तो बहुत चांसेस हैं कि एम्स सीआरई में भी ये हो। ठीक है, सेम डे आपका पेपर टाइपिंग का ले लिया जाए। दूसरा कन्फ्यूजन जो लोगों में है वो है आपका कि जो जनरल वाला पार्ट है और एक डोमेन वाला पार्ट है। डोमेन वाला, तो जनरल वाला पार्ट और डोमेन वाला पार्ट जो 2 पार्ट में होने वाला है, ये पास्ट वन, ये पार्ट सेकंड हो गया। दोनों के ही पेपर के अलग अलग दिन पे होंगे या सेम डे पे होंगे, तो ये बिल्कुल सा ही कंफर्म बात है कि दोनों एट अ सेम टाइम लिए जाएंगे। सेम टाइम इन दोनों को मिला के आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 45 मिनट्स इसका, 45 मिनट्स इसका, 40 क्वेश्चन इसके हैं, 40 क्वेश्चन इससे हैं। 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे बिल्कुल साथ में। पेपर का पार्टीशन अलग हो सकता है लेकिन टाइम सेम ही होगा। 45 मिनट में आपको इस सेक्शन को सॉल्व करना है, अगले 45 मिनट में आपको इस सेक्शन को सॉल्व करना है। दैट इज़ क्लियर। तो अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालाँकि ये सब कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी, क्योंकि अलग अलग दिन पेपर थोड़ी ना कराएंगे यार, वो पेपर सेम डे ही कराएंगे। हाँ, टाइपिंग वाला जो कन्फ्यूजन था लोगों को, जो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सेम डे ही होगा, बट एम्स में जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें टाइपिंग्स लगभग सेम डे पे लिए गए हैं, ऑलमोस्ट अधिकतर एम्स के द्वारा। ठीक है, बहुत कम पोस्ट ऐसे हैं जिसके टाइपिंग बाद में लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर था आपका रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन फैकल्टी, ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड ए का जो पोस्ट था, इसमें जो टाइपिंग था वो सेम डे ले लिया गया था। नीचे इसके सबसे नीचे, जब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, उसके नीचे टाइपिंग का क्वेश्चन भी एडेड है, तो आप लोग एंड तक जाओगे तो आपको टाइपिंग वाला भी दिख जाएगा कि टाइपिंग किस तरह का आता है। ठीक है, टाइपिंग जितने लोग एलडीसी यूडीसी के हैं उनने लोग को ये पता चल जाएगा कि टाइपिंग किस तरीके से आता है, कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, ईजी होता है, कैसा होता है। ठीक है, वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो अब हम लोग इस
वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार मैं इन सबको क्लियर कर दूं। चलिए, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया ना। यहाँ पे आपका पेपर हुआ था सेकेंड ऑफ सितंबर को। टाइमिंग क्या था, 9 AM to 11:35 AM। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का था ये। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बदल चुके हैं, बट क्वेश्चन के लेवल जो होंगे वो लगभग यही आपको मिलते जुलते दिखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। हालांकि जिन भाई का ये पेपर है उन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया था, तो क्वेश्चन भी आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। मेरा पेपर तो है नहीं, मैंने एक्चुअली ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो बट मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि वीडियो डाल देना चाहिए। हिंदी हो इंग्लिश हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको क्वेश्चन समझ में तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाऊँगा, करता जाऊँगा, आप लोग बस साथ में चलते रहना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी हम लोग स्विच करते जाएँ। ज़्यादा किसी एक क्वेश्चन पे टाइम नहीं लेंगे, मैं आपको बस थॉरली दिखा दूँगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। उस बेसिस पे आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जो स्टेट्स दिए हुए हैं आपको, उसको साउथ से लेकर नॉर्थ के क्रम में आपको लिखना था। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, इसके जो क्रम है 1 4 3 2 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंकित, वीना, राहुल, कोमल और पवन एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी क्रम में हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये लोग एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये जो नंबरिंग ऐसे दिया गया है वो इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है, यदि अंकित सबसे बाईं ओर बैठा है, मतलब अंकित अगर सबसे लेफ्ट में बैठा है, बीना उसके ठीक बाद लेकिन कोमल से पहले बैठी है, यदि पवन दाईं ओर से राहुल से ठीक पहले बैठा है, तो कोमल और राहुल के बीच कौन बैठा है। ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट बन गया। जैसा कि मैंने बताया था, पजल अगर IBPS कंडक्ट कराती है या TCS कंडक्ट कराती है, तो आजकल ये फैशन में आ गया कि लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस आपको कर लेके जाना है। दूसरी बात तो ये उस बेसिस पे बनेगा। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि टाइम इसमें जाएगा 2 से 4 मिनट तो लगभग जाएंगे, और ऊपर से हिंदी में है तो थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करना फिर बनाना, तो टाइम जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जो ये क्वेश्चन कहाँ से है मैंने बता दिया आपको, सिटिंग अरेंजमेंट से है। आप लोग लीनियर अरेंजमेंट उसको बोल सकते हो। एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, दाएं बाएं करके लेफ्ट राइट का आपको अरेंज करना होता है, फिर बताना होता है कि कौन किसके बगल में बैठा है या कौन कैसे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में यदि प्लस का अर्थ, ये आपका वही क्वेश्चन है सिम्बॉलिक अरेंजमेंट वाला, कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसमें दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ ये डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ गुना है। तो इन सब जगहों पे आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, इंटरचेंज करके जो भी सेटिस्फाई करेगा आंसर वो टिक करना है आपको, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नीचे दे कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर, ये आपका हो गया कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है सभी गुब्बारे केक हैं, कोई केक टॉफ़ी नहीं है, मतलब सभी बलून जो हैं वो केक हैं। आप लोग को आता ही होगा ये डायग्राम बनाना, और कोई भी केक टॉफ़ी नहीं है, कोई भी केक टॉफ़ी नहीं है। इस टाइप से आप लोग बनाओगे, उसके बाद कंक्लूजन पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे आइए, आपका सिलॉग का क्वेश्चन था एक। आगे ये आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कर, उपरोक्त में से कौन सा विकल्प मूल छवि x को एम्बेड करेगा। ये जो x है, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है, इनमें किस वाले फिगर में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये जो चीज़ दिया हुआ है ये इसमें है, इसमें है, इसमें है या इसमें है, किसी में ये एक में ये छुपा हुआ है, वही आपको पहचानना था। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द कौन सा है, मतलब ऑड वन आउट वाला जो होता है उसमें आपको कौन सा इसमें एक अलग सा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक आया था भाई 8 से 72 कैसे रिलेटेड है, वैसे ही 9 से कैसे रिलेटेड होगा। तो यहाँ आप लोग जनरली सब देख पा रहे होंगे, 8 9 72, 9 9 81, तो 81 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में ऑनर को, मतलब ये जो वर्ड है इसको ऐसे कोड करके लिखा जाता है, तो उसी में चेंज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होगे, बस दोनों वर्ड को HO को उल्टा पुल्टा कर दिया है, NO को भी और UR को भी, उसी तरह CH को, AN को, GE को आप चेंज करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉब्लम फिगर्स आपको दे रखे हैं,
मिसिंग जो जगह है यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उसमें आपको चूज़ करके बताना था। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन वही जो ऊपर हमने देखा, 61 से 52 कैसे रिलेटेड है, उसी तरह से 91 किससे रिलेटेड होगा, वही आपको बताना था। नीचे दे कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ये भी वही आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मतलब स्लॉग वाला क्वेश्चन है। सभी क्रोटोन कैक्टस हैं और सभी फर्न कैक्टस हैं। ये आपको फिगर बनाना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है स्लॉग में कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे आप एक बार फिगर बना लोगे, आप सारे कंक्लूजन क्वेश्चन को सही कर लोगे। ये फिर आगे आपका मिसिंग वाला, यहाँ पे आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, उसी से ये क्वेश्चन बन पाता है। ZUQN जैसे 26, 21, 17 और 14। अब इसके आगे आप लोग यहाँ से गैप डिसाइड करोगे, गैप डिसाइड करके अगला जो नंबर आएगा उसको अल्फ़ाबेट में बदल दोगे तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम मतलब डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंज करना था। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना था। एक पंक्ति में रकुल आगे से 30वें स्थान पर तथा पीछे से 55वें स्थान पर खड़ी है। उस पंक्ति में कुल कितने लड़कियां खड़ी हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि आप ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो। सिंपल सा बता रहा हूँ, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये ऊपर से 30 है, नीचे से 55 है, तो टोटल कितने हैं। तो देख लो, टोटल जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 बार आ रहे हैं ना, एक बार इसमें भी आ रही है और एक बार इसमें भी आ रही है, तो एक बार वो माइनस हो जाता है। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 85, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 84। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर। अब ये देखो, इसमें आपको प्रॉब्लम फिगर्स में ये दिए गए हैं, यहाँ पे एक मिसिंग फिगर्स है, उसी को आपको आंसर वाइज में इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर से यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बैठेगा कि ये फिगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिसिंग नंबर वाला आया यहाँ पे देखो, 12, 24, 20, 40, 36। इस तरीके से आपको पैटर्न ढूंढना होगा इसमें कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आया हिमाचल प्रदेश अगर शिमला से कनेक्टेड है तो उत्तराखंड किससे कनेक्टेड होगा। रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको। दिए गए प्रश्न में यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये फिर वही से इंटरचेंज बनने वाला है। इसका जो माइनस का अर्थ है, देखो माइनस का अर्थ कहीं तो होगा, माइनस का अर्थ प्लस है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस रख के सॉल्व करना है, वैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट 20 नंबर, एक निश्चित कोड में अब एब्सेंस को लिखा गया है इस तरीके से, तो कैपेबल को किस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें आप लोग को बनाने का सही तरीका एक बार मैं अगर बताऊं तो आप लोग क्या करना, एब्सेंस को ऊपर न्यूमेरिक वैल्यू में लिख लेना, जैसे 1, 2, 19, 5, 14, 3, 5, और इसको भी लिख लेना 14, 3, 5, 5, 1, 2 एंड 19। अब कोशिश करना इसमें पैटर्न सिमिलैरिटीज़ ढूंढने का। ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको कूट सकते हैं, क्योंकि जब एक बार आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेते हो ना, न्यूमेरिक वैल्यू एक बार लिख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है चीज़ों को बनाने में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग, अब देखो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन अब आ रहा है। कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे, आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले रीजनिंग से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आ गए आपके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, मतलब जीके का क्वेश्चन। जी का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मतलब भारतीय संविधान में जो भाग 17 है उसका संबंध मतलब किससे कनेक्टेड है वो, तो वो राजभाषा से कनेक्टेड है। जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तब ये अवस्था क्या कहलाती है, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। It is money value of all final goods and service produced within the domestic territory of a country during an accounting year. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GDP। जजिया कर किस मुगल बादशाह द्वारा पुनः लागू किया गया था। सबको याद होगा, ये औरंगजेब द्वारा लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को वापस भारत लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई थी। ऑपरेशन
गंगा। यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे, जो भारतीय नागरिक या छात्र थे, उनको वापस लाने के लिए योजना कौन सी चलाई गई थी? ऑपरेशन गंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है ये आपका असम में स्थित है। भारत वर्ष 2022 में कौन सा संस्थान IBAM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है? ये बना है IIT मद्रास। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? घनत्व का मतलब क्या होता है? आपका डेंसिटी होता है। ठीक है, तो आप लोग ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा। 2011 सेंसस से क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेट आ जाता है। तो कौन सा राज्य था? वो आपका था बिहार। किस जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से पृथक है? पाक जल संधि। लेक्चर फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक किन के भाषणों में का संकलन है? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सा नहीं करती है? तापी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। 1815 ईस्वी में स्थापित आत्मीय सभा के निम्न में से संस्थापक थे? राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है? वो बना है आपका उत्तराखंड। संगाई महोत्सव का संबंध पूर्वोत्तर के किस राज्य से है? मणिपुर से है। ठीक है। ओणम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल। ये तो याद ही होगा। तो आप लोग को देखिए, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करके जाना है एग्जाम के पहले, जिसमें आपको GA और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे क्या करके जाना है? स्पोर्ट्स रिलेटेड जो हाल ही में हो रहे हैं या आगे जो होने वाले हैं, ठीक है, उनके प्लेसेस डेटेज जो पीछे हो रखे हैं, वो किस टीम के बीच में फाइनल हुआ, कहाँ पे हुआ था, किसने जीता, किसने उसमें अगर किसी को कोई मैच जैसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, मैन ऑफ द सीरीज़ मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, इस टाइप का कोई बहुत अच्छा सा अवार्ड मिला है, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं। तीसरा, डेज़ आपको याद रखने हैं जो हाल फिलहाल में कोई इंपॉर्टेंट सा डेज़ बीता है, जैसे किसी दिन कोई चीज़ मनाया जाता है किसी के बर्थडे पे या कुछ पे, तो वो सब आपको ध्यान रखने हैं। फिर थीम्स, कोई दिन है जिसका कोई थीम रखा गया, जैसे अभी आपका हुआ था चंद्रयान 3, ये सब, और उसके बाद हुआ ये आपका G20 मीट जो आपका इंडिया में हुआ, उसका थीम क्या था। ऐसे ऐसे बहुत सारे डेज़ हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं, और साथ में जितने भी करंट इवेंट हुए हैं उन सबको ध्यान रखना है। अगर पॉलिटिकली चेंज कुछ हुआ है हाल फिलहाल में, जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री कोई नए बने या कोई पुराने बने, तो 2023 के अंदर तो जितने भी हुए हैं वो आपको ये सब ध्यान रखना होगा, तब जाके आपका जो पेपर है वो लगभग अच्छा होगा। अब फेस्टिवल्स का जैसे ध्यान रखना है, ओणम कहाँ होता है, या इस टाइप से जो क्वेश्चन है सबसे ऊंचा जो भी स्टैटिक पार्ट है आपको वो कंप्लीट रखना है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट आप कर लो, एक तो आप स्टैटिक कर लो, दूसरा आप करंट अफेयर कर लो। अगर बहुत ज़्यादा GK पुराना नहीं भी पढ़ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी उतना नहीं पढ़ना, तो आप एक बार स्टैटिक कर लो और करंट अफेयर कर लो, इतने में आपका काम हो सकता है। चोल राजाओं द्वारा संरक्षित धर्म नियम में से कौन सा है? शैव धर्म। 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मणिपुरी। भारत में महिला साक्षरता दर 2011 कितनी थी? ये आपको याद रखना है, 65.46। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की। अब देखो, GA का भी आपका कितना क्वेश्चन हो गया? GA का आपका हो गया 20 क्वेश्चन, ऊपर रीजनिंग का हो गया 20 क्वेश्चन, टोटल आपको यहाँ तक कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 40 क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट,
अब यहाँ से शुरू होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांट का सेक्शन है, क्वांट में भी वही 20 ही क्वेश्चन रहे होंगे। अब देखो, निम्नलिखित में से माध्यमिका ज्ञात कीजिए। इसका माध्यमिका शायद में भी इसका मोड हो सकता है, मीडियन हो सकता है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट माध्यिका। तो वही, बट क्वेश्चन आपका उसी से है, मीन मोड मीडियन वाले चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना था। ए एंड बी की वर्तमान आयु, ये आपका एज से क्वेश्चन है। ए और बी की मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया गया 5:3। उनकी आयु 16 वर्ष के, उनकी आयु में 16 वर्ष का अंतर है। ए की वर्तमान आयु क्या है? देखो, आयु का मतलब अंतर दे दिया आपको 16, और दोनों में अंतर है कितना? 2 का मतलब 16, 1 का मतलब 8, इसका मतलब 40 और इसका मतलब 24। ठीक है, अब ए का कितना हो गया? आंसर आ गया 40 वर्ष। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो। अब वो अगर आप एक्स वैक्स मान के निकाल लोगे तो काफ़ी टाइम किल करता है वो, तो आप लोग इस तरीके से रेशियो से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, हालांकि सबको आता होगा ये। तीसरा क्वेश्चन था आपको, ये एक दे दिया गया है, सिंप्लीफाई करना था इसको। रोनित का वजन 64 किलोग्राम है, उसके बेटे का वजन उसके वजन से 75% कम, उसके वजन का 75% कम है, और कम नहीं है, उसके बेटे का 75% है। उनके वजन के बीच का अंतर ज्ञान कीजिए। रोनित का इतना है, उसके बेटे का वजन उसका इतना है, 64 का 3/4 कर लोगे 48, और उसके बाद 48 से 64 का बीच निकालोगे तो 16 किलोग्राम आपका आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति को एक वस्तु 134 रुपये में बेचने पर 19 रुपये की हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई? अब आपको निकालना है, इसमें ये दे दिया गया है, हानि रुपए में दे दिया गया, बस परसेंटेज आपको पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण क्रमश इतने सेंटीमीटर हैं। इसमें आपको क्या निकालना था? एरिया निकालना था। एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है, मतलब 6 पर्सन का जो एवरेज एज दिया गया है वो 17 है। इन दोनों को आप गुना करके पूरे निकाल सकते हो। जब 4 नए सदस्य शामिल हुए तो ये औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मान लो 10 हो गए तो औसत हो गया 1 वर्ष बढ़ के 18। अब यहाँ से आ जाएगा गुना करके, और नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसको और इसमें से माइनस कर दोगे तो 4 सदस्य का पूरा टोटल निकलेगा, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका एज आ जाएगा। यदि चतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात इतना है, मतलब एक स्क्वायर है उसका कोण का अनुपात इतना है 3573, तो चतुर्भुज ABCD का कोण ज्ञात कीजिए। आपको कोण इसमें ज्ञात करना है, तो रेशियो आप रख दोगे, उस बेसिस पे हो जाएगा। दो संख्याएं 8:4 के अनुपात में हैं, यदि उनमें 24 का अंतर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाला बताया था, 8 और 4 में अंतर कितने का है? 4 = 24, 1 = 6, 6 को रख दोगे 48, इधर 24, आगे आंसर आपका 48, 24। 6000 रुपये में अंकित एक जोड़ी शर्ट पर 6000 रुपये अंकित, एक मतलब अंकित मतलब ये किसी का नाम नहीं है, मतलब प्राइस टैग 6 रुपये अंकित एक दर्जन जोड़ी शर्ट पर 25% की छूट है। इतने रुपए में कितनी जोड़ी शर्ट खरीदे जा सकती है? इसमें मतलब 25% की छूट है तो इसका परसेंट और बता रहा है कि इतने में आप कितने जोड़ी शर्ट खरीद सकते हो। ए अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए पूरे काम को इतने में करेगा तो ए एक काम को 1/14 दिन में करेगा। ए बी 1/8 में करेंगे, 1/8 से 1/24 को घटा देंगे तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा। 1 दिन का काम आ जाएगा, उसको आप बाय फॉरगेट उल्टा करोगे तो पूरे दिन का काम आ जाएगा, मतलब कितने दिन में कर सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकता, मतलब समझ रहे हो कि मैं पूरा क्लास नहीं दे सकता कि वो एवरेज इस तरीके से निकालते हैं या टाइम एंड वर्क इस तरीके से निकालते हैं। तो वो इफ़ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन एट द रेशियो ऑफ इतना देन द ग्रेटर ऑफ टू एंगल इज। ये 2 इंटीरियर एंगल दे रखा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, मतलब 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल दे रखा है तो 3:5 के रेशियो में है, तो आपको बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है P/Q 6:4 दिया है, Q/R 8:10, तो PQR कितना होगा? इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, आप यहाँ लिखोगे PQ 6:4, यहाँ लिख दो R PQR। अब QOR कितना है? 8:10।
अब इसको आपको क्या करना होता है, इस वाले चीज़ को बस बराबर करना होता है, ऊपर कर दो 2 से गुना, तो ये आ जाएगा 12, 8, ठीक है, और ये 10। अब आ जाएगा 2 से काट दो, 5, 4 और 6, 6, 4, 5 आ गया, 6, 4, 5 आपका आंसर है। 4 पदों का औसत 24 है और पहला पद शेष पद का इतना है। 4 पदों का औसत 24 है, मतलब 4 पद का औसत क्या है, एवरेज कितना है 24, इसको गुना कर दोगे टोटल आ जाएगा। पहला पद शेष पदों का 1/3 है। जो फर्स्ट पोजीशन है वो बाकी 3 पोजीशन का 1/3 हिस्सा है। पहला पद क्या होगा आपको इजीली निकाल सकते हो। 24 महीने के लिए 3.5% प्रतिवर्ष की दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसमें आपको रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। 24 महीने को आप लोग ईयर में कर लोगे 2 साल हो जाएगा। 3.5% दिया हुआ है और वर्ष की दर से इतने रुपए प्रिंसिपल आपको दे रखा है, साधारण ब्याज आप लोग निकाल सकते हो। 720 मीटर लंबे पुल को 6 मिनट में पार करती है। एक बस है जो 720 मीटर लंबे पुल को 6 मिनट में पार करती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। मीटर को यहाँ इस क्वेश्चन में आपको खासकर ध्यान रखना पड़ता है यूनिट्स पे। ये मीटर में दिया है और यहाँ पूछ रहा है प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो आपको वो चेंज करना होगा। हालांकि निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस जो चेंजेशन करना है वो ध्यान में रखना होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 ब्लैंकेट इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 22 ब्लैंकेट्स, मतलब CP ऑफ 33 इज इक्वल टू है SP ऑफ 22, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, आप सीधे इसको नीचे लेके इसको नीचे ले आओगे तो वैसे आपका निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। पर एक धनराशि 2 साल में 800 रुपये और 3 साल में 1420 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, आपको यहाँ पे ब्याज का दर निकालना है। ठीक है, 2 साल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है और 3 साल में ये दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है आपका, फिर ये सिंप्लीफिकेशन वाला, ये आपको सिंप्लीफाई करके किसके बराबर होगा वो लिखना है। आकाश किसी काम को 6 दिन में करता है जिसे ब्रजेश अकेले 14 दिन में करता है। दोनों सहयोग करके कितने दिन में करेंगे। अब आकाश किसी काम को 6 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/6 दोनों मिलके, या फिर डायरेक्ट आप 6, 14 का एलसीएम लेके पूरा काम लेके दोनों का एक दिन का मिला के उससे डिवाइड कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी आपके क्वांट में कितने क्वेश्चन आ गए, 20। ये हो गया आपका क्वांट का, 20 क्वेश्चन हो गए आपके जीए के, 20 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग के। टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 60 क्वेश्चन। अब बारी है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा अब जो है वो चलने वाला है। देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें क्या है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें किसी एक पार्ट में एरर है, एरर को आपको डिटेक्ट करना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, एंजेला हैज़ एट जस्ट स्टार्टेड इवनिंग क्लासेस, सी इज़ लर्न जर्मन, इसमें है लर्न में एरर, तो इसमें आपको सिंपली डिटेक्ट द एरर करना है। एरर स्पॉटिंग आपने काफ़ी जगह पे पढ़ा होगा, अगर आप एसएससी या बैंकिंग या रेलवे तो नहीं, एसएससी बैंकिंग के अगर पहले एक आधे एग्जाम या 2-4 एग्जाम दे चुके हो तब इसमें आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू करेक्ट द बिलो स्टेटमेंट। आपको यहाँ से अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव सेलेक्ट करना है, जो भी अंडरलाइन है वहाँ पे उससे बेहतर वो यूज़ हो सकता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस टू पैसिव। अब ये आएगा आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। फिर एक आ सकता है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो ये कॉमन है जो हर एक पेपर में पूछा ही जाता है, जैसे कहीं कोई सा भी पेपर हो, नरेशन पूछा जाता है, आपको एक्टिव पैसिव पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों में मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। कुछ क्वेश्चन एंटोसेनो से भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, तो इन सब से क्वेश्चन लगभग नहीं छूटना। हाँ, एरर वाला थोड़ा सा होता है कन्फ्यूजिंग, तो वो आप उतना मार्जिन लेके चल सकते हो। इसमें तरुण इज मेकिंग अ लाउड नॉइज, अ लाउड नॉइज इज बीइंग। मेकिंग क्या होता है, आईएनजी के जब भी आईएनजी आता है उसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बीइंग यूज़ करते हैं। और जब भी आपका पैसिव दिया रहेगा, एक्टिव बनाना होगा, तो बीइंग के जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। मेड बाय तरुण, और उसमें सब्जेक्ट आगे चला जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है। इस तरीके से आप लोग को पता होगा। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि इंग्लिश, हालांकि मैं इंग्लिश डील नहीं करता, बट एग्जाम परस्पेक्टिव व्यू से थोड़े बहुत तो है ही। चलो, चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द बिलो गिवन चॉइसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट अ
कोहेरेंट पैराग्राफ, इसमें से आपको करना था, मतलब सजाना था एज अ कि एक पैराग्राफ बन के निकल जाए अच्छे से। तो उसमें आपको चूज़ करना एक तरह से रीअरेंजिंग, ठीक है, जम्बल्ड सेंटेंस को रीअरेंज करना। तो उसमें आपका आंसर ये वाला है। फिर ये भी वही करना है, इसमें भी सेम आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज में आपका फिर से ये वाला ऑप्शन निकल के आता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो विच चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। फिर से एक्टिव से पैसिव आना है। अशोक विल नेवर फॉरगिव रीना फॉर हर ब्लंडर, रीना विल नेवर बी फॉरगिवन। अब देखो यहाँ फॉरगिव था, मतलब रीना, अशोक कभी रीना को फॉरगिव नहीं करेगा, बट यहाँ रीना स्टार्टिंग में आ गई, रीना कभी भी माफ़ नहीं पाएगी किससे, ये ब्लंडर करने के लिए, बाय अशोक से। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट कंटेन। अब किसी एक पार्ट में एरर है, उसी को आपको सेलेक्ट करना था, मतलब निकालना था। अब यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑप्शन। अब इसमें एक देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, इसमें आपको कौन से ऑप्शन से के द्वारा ये कंप्लीट हो सकता है वही आपको चूज़ करना था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बिलो मेंशन्ड इडियम्स एट द 11th आवर। इस इडियम का मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है। द लास्ट मोमेंट और ऑलमोस्ट टू लेट, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन मेंशन्ड बिलो। अप्रोर, अप्रोर का मतलब क्या, डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो भी एक अदरवाइज देख रहे होंगे, अदरवाइज इन द सेंस जो डीईओ के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो बट फिर भी आप देख रहे हो, तो एक बार आप जितने भी वर्ड्स हैं वो आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम में इस तरह के ही एक आइडिया लग जाता है ना, बहुत हार्ड आ रहा है या बहुत लो आ रहा है या बीच बीच का आ रहा है, तो नहीं ये इसको, इस वर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, मतलब समझ सकते हो अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है कहीं पे। तो अप्रोर का मतलब आप जब जाओगे, जैसे काम तो नहीं होगा, शांत, पीस भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो वैसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना चालू कर दोगे ना, तो आपका उस दिन काम बनना चालू हो जाएगा। ऑप्शन जिस दिन आपने एलिमिनेट किया, अगर आप किसी क्वेश्चन, अगर इसका मीनिंग आपको डेफिनेट पता है फिर तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो। दो ऑप्शन तो वैसे हट रहे हैं यहाँ पे, काम नहीं होगा, पीस नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है। अब डिस्टर्बेंस बनता है, ट्रैंक्विलिटी बनता है, तो बहुत अप्रोर आपको कनेक्ट करोगे तो पता चलेगा कि हाँ हल्का हल्का डिस्टर्बेंस की ओर जा रहा है। तो जिसमें भी आपको गट फील आए वो आप मार सकते हो। हाँ उस क्वेश्चन में ये कर सकते हो जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर आपको हल्का भी आइडिया है कि अप्रोर का डिस्टर्बेंस होगा फिर तो कोई बात ही नहीं है। Select the most appropriate adjective from the given option to correct the below sentence. In the winter you must wear heavy wool clothes. अब देखो यहाँ पे करेक्ट करने के लिए दिया था, अंडरलाइन दे दिया गया, तो वूल की जगह अगर वुलन हम लोग बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी आपको चूज़ करके डालना है, ठीक है। तो वही चीज़ है। 30 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिर से आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स डालना है इन चारों में से चुन के, इसमें ये होगा। ये एक इडियम दिया हुआ है आपका, बुरी द हैचेट, इसका मतलब आपको हो जाएगा टू एग्री द एंड ऑफ द डिसएग्रीमेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑप्शन। मोस्ट डे क्लारा डैश अलोन बट एट टाइम्स व्हेन हर फादर वांट्स सम एक्सरसाइज ही विल ज्वाइन Clara on her runs. Jogs. सिनोनिम आपको चाहिए किसका, डिलेक्टेबल का, प्लीजेंट। अब आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। देखो कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आपको आते ही हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना होगा, इसके नीचे ये पूरा रीड करना होगा आपको, लंबा है। इसमें एक क्वेश्चन आपको आएगा टाइटल सेलेक्ट करने के लिए, जब आप पढ़ लोगे तो आपको एक कौन सा अच्छा सा टाइटल समझ में आ रहा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। दूसरा सेम ही होगा, ये कॉम्प्रिहेंशन सेम ही है। कॉम्प्रिहेंशन हर एक क्वेश्चन में ऐड किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन सेंट्रल थीम क्या समझ में आ रहा है वो आपको देखना है। एक तो टाइटल हो गया, एक थीम हो गया। फिर से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, एक वर्ड अंदर मिलेगा आपको, डेटर,
उसका सिनोनिम ढूंढना था। वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उस वर्ड का मीनिंग। जब वर्ड का मतलब पता नहीं चल रहा है तो उस सेंटेंस को एक सेंटेंस पीछे और एक सेंटेंस आगे पढ़ना, सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, सेंटेंस से आपको उस वर्ड को छोड़ के क्या समझ में आ रहा है, उस वर्ड का मीनिंग वहीं से क्लियर हो जाता है। अब इस इनएडिक्वेट का भी मीनिंग आपको बताना है। अब आता है तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अभी कैसे कैसे हुए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, 20 20 20 20, टोटल आपके कितने हो गए, 80। टोटल आपके कितने हो गए, 80। अब देखो, अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आते हैं। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन के नंबर्स हो जाएंगे आपके 100। 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बुलेट लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के किस टैब में अंतर्गत आता है, ये आता है होम। बुलेट लाइब्रेरी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के किस टैब के अंदर आता है, तो वो होम में आता है। एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे वर्कशीट कहा जाता है। एक्सेल में इनमें से किस चीज़ को वर्कशीट कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, स्प्रेडशीट को। माइक्रोसॉफ्ट 2010 में यदि हमें दस्तावेजों की कई प्रतियां चाहिए जो निमंत्रण पत्र जैसे कुछ हिस्सों को छोड़कर समान हो, तो हम कार्य को सरल बनाने के लिए डैश की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। किसकी, मेल मर्ज की। पेज सेटअप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010 के किस टैब के अंतर्गत आता है, डिज़ाइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज़र को रेंज निर्दिष्ट करने में अनुमति देता है और केवल रेंज में निहित मानों की संख्या की गणना करना चाहता है, काउंटिफ फंक्शन। Which formula is used to multiply the value in cell A1 and cell B1 in Excel, A1 star B1। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस भाग्य का घटक है, ये है आपका CPU का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जो कर रहे हैं उसके आधार पर विभिन्न उपयोगी टिप्स और तकनीकों की प्रदर्शित करके निम्नलिखित में से कौन सा आपको काम करने के समान प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मार्गदर्शन करता है, विजार्ड। Most of the time we are able to start the word processor of our choice from the program option under dash Windows Start menu। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका Ctrl+Shift+D। इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर प्रत्येक छोर पर एक टर्मिनेटर के साथ केबल की एक ही लंबाई से जुड़े होते हैं। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ये होता है आपके बस टोपोलॉजी में, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का संचालित करता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। Which among the following is not correct regarding wide area network? Wide area network cover small area। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड से ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी फैला हुआ, तो स्मॉल एरिया नेटवर्क तो वो हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से क्या एक इमारत या इमारतों के समूह जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र ही सीमित है, लैन। Insert citation comes under which tab of Microsoft Word 2010? References। Microsoft PowerPoint 2010 में किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है, F5। What is the primary function of the central processing unit in a computer? Performing calculation and executing instructions। In which PowerPoint features allow a user to create a custom slide show with selected slide from the keynote presentation slide sections? What is the meaning of #div/0 error message in Microsoft Excel? A division by 0 has occurred in a formula। मतलब इसका मतलब क्या है, एक फॉर्मूले में डिवीजन बाय 0 आपने गलती से ले लिया है।
नेटवर्क पर फाइल स्थानांतरण के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है? FTP। ठीक है, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हो गए, तो और फाइनली हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए? 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे आपका सेक्शन आपने देख पा रहे हो, मॉक टाइपिंग। ये जो पेपर हुआ आपका, जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ, जैसे ही ऊपर वाला सेक्शन आपने 100 क्वेश्चन बना लिए, उसको सबमिट कर लिया, सबमिट करने के बाद आपको 5 मिनट का गैप मिलता है, उसके बाद आपको मॉक टाइपिंग देना होता है। ठीक है, मॉक टाइपिंग बोले तो क्या होता है? ये बस इसलिए होता है कि आप चेक कर सको कि आपका जो कीबोर्ड है वो क्या सही से काम कर रहा है। ठीक है, बस ये होता है आपको मॉक टाइपिंग करने का मेन कारण, कि आपको एक पहले मॉक टाइपिंग का पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको टाइप करना है। 10 मिनट आपको या 5 मिनट दिए जाते हैं, उसमें आपको टाइप करना है, जिसमें हर एक कीवर्ड आपको प्रेस कर लेना है। जो भी, ऐसा नहीं कि आपको हर एक कीबोर्ड ऐसे नंबर वाइज चेक करना है। जैसे आप पैराग्राफ प्रिंट करोगे तो उसमें हर एक कीबोर्ड का बटन्स इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप इन्विजिलेटर को तुरंत बताइए, अदरवाइज़ वो आपका मॉक टाइपिंग बस इसी कारण से होता है। ठीक है, मॉक टाइपिंग में देखो यहाँ पैराग्राफ भी मिलेगा आपको। ये देखो, मॉक टाइपिंग में इस तरीके का मॉक टाइपिंग में आपका जो पैराग्राफ आया था वो आपका ये आया था। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ दे रखा है, यहाँ बगल में आपको सब कुछ दिखेगा। ये आपका पैराग्राफ था। आप लोग एक बार पढ़ना चाहो तो देखो, बहुत आसान सा वर्ड है, ज़्यादा फुल स्टॉप, ज़्यादा बीच में बड़ा वर्ड्स नहीं मिलेगा आपको, लगभग आसान सा वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको ये साइड में इन्फो भी दिखेगा स्टूडेंट का, जिसमें आपको ये देखो, ये आपका टाइपिंग क्वेश्चन टाइप है, आपका स्टेटस है आंसर्ड, करेक्ट वर्ड 122, इनकरेक्ट वर्ड 10, ग्रॉस WPM 26.4, नेट WPM 24.4, एरर काउंट, बैकस्पेस काउंट, टाइम टेकन, एक्यूरेसी 92.42, स्किप्ड वर्ड 0.00। ठीक है, तो ये आपको मिलते हैं, ये इस टाइप का मॉक मिला। ठीक है, अब जैसे ही आप नीचे जाओगे, नीचे आपको रियल टाइपिंग दिखेगा। ये देखो, ये टाइप टेस्ट है, वो आपका क्वेश्चन था, ये आपका टाइप टेस्ट है। जो भी आपने सही किया है वो ग्रीन में आता है, जो भी आपने गलत किया है वो आपका रेड में आ जाता है, जो भी स्पेलिंग आपके मिस्टेक्स हुए हैं वो रेड में आता है। तो ये उन्होंने, जिनका भी है, उन्होंने ऐसे टाइप किया था। ठीक है, अब देखो, अब आया सेक्शन हमारा एक्चुअल टाइपिंग का। ऊपर में हमारा क्या था? ऊपर में हमारा मॉक टाइपिंग। अब हमारा जो बात आया वो क्या है? अब बात है हमारा एक्चुअल टाइपिंग का। ठीक है, मॉक टाइपिंग हो गया, अब होगा हमारा एक्चुअल टाइपिंग। नीचे की ओर हम बढ़े। अब ये आपका देखो, पैराग्राफ बदल गया, वो आपका उस टाइप से था, ये आपका ऐसे आ गया। पैराग्राफ आपका बिल्कुल ही चेंज हो गया। पैराग्राफ सेम नहीं मिलेंगे आपको मॉक में और इसमें। थोड़ा सा ये लंबा सा पैराग्राफ है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन वर्ड्स फिर भी छोटे छोटे हैं, कोई ज़्यादा खास बहुत बड़े वर्ड्स नहीं हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप फेमिलियर हो, आप आसानी से कर सकते हो। आपको इसमें ध्यान रखना है फुल स्टॉप का, फुल स्टॉप के बाद कैप्स लॉक ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, इस तरीके से शिफ्ट दबा के आपको काम करना है। वही सब सारी चीज़ों का जनरली गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी तो खैर क्या ही है। देखो, यहाँ पे है करेक्ट वर्ड 350, इनकरेक्ट वर्ड 0, ग्रॉस WPM 23.23, नेट WPM 23.33, एरर काउंट 0, बैकस्पेस काउंट 366, टाइम टेकन 900, एक्यूरेसी 100%, स्किप्ड वर्ड 0। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जी यहाँ जो नीचे टाइप किया हुआ होगा वो भी दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो टाइप हुआ मैटर है, जो टाइप टेक्स्ट हुआ है, उसमें पूरा ग्रीन दिखेगा आपको, कहीं पे भी रेड नहीं दिखेगा। ये देखो, और यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जबकि आपका कंप्लीट हो गया है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये किन किन पोस्टों के लिए है। जो टाइपिंग वाली चीज़ें हैं, जो टाइपिंग टेस्ट वाले हैं, जिस पोस्ट में भी टाइपिंग टेस्ट है MCRE के अंदर, ये सारे ही उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं।
ठीक है, पोस्ट किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है? आपका LDC हो गया, UDC हो गया, JA हो गया, DEO हो गया, ठीक है। इन सब सारे पोस्ट के लिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी हैं LDC वाले, UDC वाले, JA वाले, इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको अंदाज़ा मिलेगा। हालांकि पिछले पेपर में कुछ भी देखा आपने, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और GK GA, इन सब के 20-20 ईच क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा कुछ भी पूछा गया? नहीं पूछा गया। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100, और शायद ये पेपर था आपका 200 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर कैरी कर रहे थे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बट अब जो यहाँ पे एक डाला है वो आपको डाला है डोमेन सिलेबस, डोमेन सिलेबस आपको डाला है। तो अब देखो, दो चीज़ें हो सकता है, डोमेन तो उन्होंने डाला है, सब्जेक्ट रिलेटेड डाला है, तो इसमें मे भी कुछ वो पूछ सकते हैं आपके ऑफिस रिगार्डिंग। अब ऑफिस रिगार्डिंग में मेरे समझ में तो वही आता है कि वो गवर्नमेंट रूल्स ही पूछ सकते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ मेरे समझ से नहीं पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इन सब पोस्ट के लिए आके मुझसे मटेरियल लो, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन है नहीं इस पोस्ट में। तो मैं आपके झूठ मूठ का पैसा वेस्ट नहीं कराना चाहता। आप लोग जो भी हो, इन सब सारे पोस्ट पे, मतलब इन सब सारे सब्जेक्ट पे पूरा जोड़ दे दो। कोई भी ठीक नहीं है, वो लोग पूरा क्वेश्चन यहीं से उठा के दे दें, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जब मेंशन ही नहीं किया है, उन्होंने बस 12th लेवल पे लिख दिया, आपको 12th लेवल पे ये होना चाहिए, 12th लेवल पे आपका ये पेपर होगा। तो 12th लेवल पे ऐसा जनरल पेपर होता है, वैसा ही होने का चांस है आपका, ठीक है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, कम से कम इस सेक्शन का बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि JA से LDC का, अपने DEO का पेपर देखा, ग्रेड A1 का पेपर था ये, उसमें सिर्फ क्वेश्चन यहीं से आए थे, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो और अब क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है भाई, तो मैं कहाँ से बता पाऊँगा आपको। मैं ये कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि हाँ भाई इसमें गवर्नमेंट रूल आएगा ही आएगा, कैसे बता दूँ। ऑफिस असिस्टेंट का मुझे पता है, तो मैंने बता दिया कि हाँ आएगा। अकाउंट ऑफिसर वाला AAO वाला है, मैं मुझे पता कि आएगा तो आएगा। बट इन सब सारे पोस्ट में मैं ऐसे नहीं बता सकता कि हाँ आएगा, ठीक है। तो मैं जनरली अपना वो, फिर अगर मैंने बताया नहीं आया तो आपका होगा कि नहीं आपका वो PDF था इसलिए आपने ऐसा कर दिया। तो वैसा मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि भाई मुझे पैसे कमाना है या कुछ करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सब्जेक्ट का ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इन सब सारे सब्जेक्ट को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड GK। अगर उसके अलावा आप लोग चाहते हो, मतलब कि अगर वो आ जाए तब आप ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो नहीं कहूँगा कि आप लो भाई, क्योंकि कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब इसके डोमेन में वो लोग क्या पूछेंगे, दैट्स मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप इस वीडियो से DEO के जितने भी होंगे या LDC के जितने होंगे, कम से कम टाइपिंग क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जो भी मिसलेनियस में भी जो क्वेश्चंस आएंगे, डोमेन का हम लोग छोड़ दें, तो मिसलेनियस में भी जितने क्वेश्चंस आएंगे उनके तरफ से एक लेवल पता चल गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बस हमारा वही था कि लेवल आपको पता चल जाए। बाकी चलिए मिलेंगे फिर एक अच्छे नए वीडियो में।